नमस्कार, न्यूज़ वर्ल्ड के खास कार्यक्रम इनसाइड राजतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उमेश निगम। इनसाइड राजतंत्र में हम बात करेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की इनसाइड जानकारी की। खुलासा करेंगे कि आखिर इन फैसलों के अंदर के कारण क्या हैं। तो शुरू करते हैं खबरों की इनसाइड स्टोरी का सिलसिला। आवारा कुत्ते बाघों के लिए खतरा बन गए हैं। आवारा कुत्तों के हमले से कई बार मर चुके हैं। इसी वजह से राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने टाइगर रिजर्व के लिए गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन में आवारा कुत्तों को जंगल में जाने से रोकने के लिए उन्हें पकड़ने अथवा इन कुत्तों की नसबंदी करने जैसे आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल बाघ की गणना करने के लिए टाइगर रिजर्व में कैमरे ट्रैप लगाए गए थे। इन कैमरों में आए डाटा का जब विश्लेषण किया गया तो कई टाइगर रिजर्व के जंगलों में आवारा कुत्तों की तस्वीर आई थी। कुत्तों की इस तरह जंगल में आवाजाही से NTCA ने बाघों के लिए खतरे की आशंका जताई है। कुत्तों से फैलने वाला कैनाइन डिस्टेम्पर नामक वायरस बाघों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये वायरस टाइगर रिजर्व के आसपास के इलाके में मिलने वाले आवारा कुत्तों की त्वचा में होता है। अगर बाघ इस इलाके में घूम रहे किसी कुत्ते पर हमला करे और कुत्ता संक्रमित हो तो ये वायरस बाघ में चला जाएगा। NTCA द्वारा जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि आवारा कुत्तों का जंगल में प्रवेश रोका जाए। जंगल से लगे आबादी क्षेत्रों में पशुपालन विभाग, नगरीय निकाय और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम कर रहे संगठनों के सहयोग से कुत्तों के टीकाकरण और जंगल में प्रवेश रोकने के जरूरी कदम उठाए जाएं। वन विभाग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि पिछले 18 साल में प्रदेश के जंगलों में टाइगर रिजर्व और सेंचुरी में 280 बाघों की मौत हो चुकी है। इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे स्टेट हेड राजेश सक्सेना। राजेश सक्सेना जी, आपका स्वागत है। राजेश सक्सेना जी, जो सरकार बाघों के प्रति जितनी बातें करती है, जितनी गंभीरता की चर्चा करती है, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर उतनी गंभीर नज़र नहीं आती है। अब चाहे ये आवारा कुत्तों का हो, नसबंदी में भी फेल है, नसबंदी उतनी नहीं करवा पा रहे हैं। इस वजह से आवारा कुत्तों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। लगातार बाघ दूसरे कारणों से भी मारे जा रहे हैं, संक्रामक रोगों से भी मारे जा रहे हैं। तो आप क्या इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए उमेश जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें, एक उपलब्धि है मध्य प्रदेश के नाम की टाइगर स्टेट का दर्जा हमें प्राप्त है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो भारत में जो टॉप की 3 पायदान है, तो पहले में मध्य प्रदेश है, दूसरे में कर्नाटका है और तीसरे में हम बात करें तो एक राज्य और उसमें आता है उत्तराखंड। मध्य प्रदेश की बात किया तो तकरीबन 526 बाघ, और इसके अलावा अगर हम शावकों की बात करें तो 100 के आसपास शावक भी है जी। लेकिन जिस तरह का सवाल आपका है और जिस तरह का आज का ये मुद्दा है, निश्चित तौर पर बाघों का संरक्षण एक बड़ी चुनौती इस प्रदेश में रहा है। एक तरफ जो तमाम सारी चीजें हैं, हम डिजीज की जिस तरह से आपने जिक्र किया, कुत्तों में जो डिजीज की जिक्र जिसका हो रहा है कि उससे कैनाइन से जो बाघ है उनको खतरा है, और दूसरी तरफ कुत्तों के प्रवेश को कैसे रोका जाए। एक बड़ा अमला मध्य प्रदेश में काम करता है बाघों के संरक्षण के लिए, वन्य जीव के लिए। लेकिन सवाल उमेश जी इसी बात को लेकर उठता है कि आखिर ये जो है वो आखिर कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर 2019 लास्ट से अभी तक की बात की जाए उमेश जी, तो 30 बाघों की मृत्यु हो चुकी है। उसमें कुछ डिजीज के चलते उनकी मौत हुई है और कुछ जिस तरह से उनका शिकार किया गया है ये भी उसमें शामिल है। तकरीबन 30 ऐसे बाघ हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बीच में जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश के वन मंत्री की बात करें तो उन्होंने ये माना था कि जो औसत उनकी एक जो समय होता है, जीने का समय होता है बाघों का, जो औसत समय है उससे पहले ही जो बाघ मर रहे हैं, जिस तरह से बाघों की मौत हो रही है। तो सवाल तो इस बात को लेकर हो कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और उस प्रदेश में हो रहा है कि जहां जिसको टाइगर स्टेट का दर्जा मिला है। तो कहीं ना कहीं हीला हवाली है, कहीं ना कहीं लापरवाही है कि जिनकी कंधों पर इसकी जिम्मेदारी है, चाहे हम वन विभाग की बात कर लें या फिर हम बात कर लें अन्य जो एजेंसियां हैं उनकी हम बात कर लें कि जिनके जरिए बाघों का संरक्षण होना है, उनकी देख रेख होना है, फिर आखिर कैसा क्यों हो रहा है। क्योंकि ये सवाल इस बात को लेकर उमेश जी उठ रहा है कि एक तरफ जब हमारा MP टाइगर स्टेट में नंबर 1 पर है,
तो वहां पर इतने समय में, जिसका जिक्र मैंने 2019 से लास्ट अभी तक बात की है, 30 बाघों की मौत तो हुई है। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के दूसरे नंबर पर है बाघों को लेकर, लेकिन वहां पर सिर्फ 6 मौतें हुई हैं। तो ये आंकड़ा बताता है कि कर्नाटक कहीं ना कहीं सेकंड पायदान पर है, लेकिन बेहतर तरीके से बाघों का संरक्षण कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तो उमेश जी मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में लापरवाही है, और इसी के चलते जब आप बात कुत्तों की उठी है, ये जिस तरह के कुत्तों को लेकर कहा जा रहा है कि बाघों को उनसे खतरा है और उनको कैसे जाने से उनको रोका जाए, और इसको लेकर जो बीमारी कैनाइन की हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं घातक बीमारी है और निश्चित तौर पर बाघों को इससे नुकसान हो सकता है। तो सवाल इसी बात को लेकर है कि हम पहले पायदान पर और फिर इस तरह की चीजें हो रही हैं। उमेश जी, राजेश जी, अभी 4 महीने में 21 बाघ मर गए, ट्रेन से कट गए, कुछ शिकार हो गया, कई और कारण है, करंट लगने से मर गए। तो ये कहीं ना कहीं विभाग के ऐसा लगता है कि कहीं माफिया से मिली भगत है या अमले की कमी है, या मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। जो बाघों की संख्या बढ़ रही है, उसके साथ साथ बाघों के मारे जाने का सिलसिला भी मध्य प्रदेश में जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 4 महीने में 21 बाघ मर गए, लेकिन उसके बाद भी विभाग जो है जिस तरह से चेतना चाहिए नहीं चेता। इन सबको कैसे देखते हैं आप? देखिए उमेश जी, अहम सवाल है और बड़ा सवाल इसी बात को लेकर है कि 4 महीनों के भीतर 21 बाघों की मौत हो जाना। और सबसे बड़ी बात तो ये है उमेश जी, अगर बांधवगढ़ हम पार्क की बात करें, सबसे बड़ा पार्क मध्य प्रदेश का, और वहाँ पर भी 10 बाघों की मौत हो जाती है। और जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि एक डेथ पॉइंट के रूप में बांधवगढ़ की जिस रेलवे ट्रैक की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर बाघों का लगातार उनकी मौत होना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता जिस शब्द का उपयोग आपने किया है, माफिया का, क्योंकि अगर बात की जाए तो तमाम सारे इशूज जो है अलग अलग सेक्टर के माफियाओं को लेकर है, और इसमें भी माफियाओं का बड़ा खेल है। और इसके चलते ही कि एक तरफ क्या जो सारी चीजें हो रही हैं एक प्री प्लान के तहत हो रही हैं, कि एक ट्रैक पर, रेलवे ट्रैक पर जिस तरह से बाघों की मौत होना, उनकी मृत्यु होना और लगातार ट्रैक पर आके ही होना, तो ये दर्शाता है कि आखिर कहीं ना कहीं तो इसमें लोचा है, कहीं ना कहीं तो इसमें हीला हवाली है, कहीं ना कहीं तो इसमें मिली भगत है। और यही कारण है कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि लंबा एक एमपी में ये चीज रही है, चाहे इस तरह से हम वन्य जीवों की हम बात करें, उनके शिकार की बात करें, या फिर हम बात करते हैं कि उन बहुमूल्य लकड़ियों की, चाहे सागवान की हम बात करें, चाहे हम शीशम की बात करें, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं माफियाओं का प्रवेश रहता है कि किस तरह से अंधाधुंध जंगलों की कटाई होती है। और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बाघ को लेकर कि कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत, और मिली भगत के चलते हम कहते हैं कि ट्रेन के ट्रैक पर लगातार बाघों की जो मौत हो रही है। और ये चलिए, एक मौत हो जाए, 2 मौत हो जाए, क्योंकि जिस तरह से जंगल से निकलकर वो आते हैं विचरण के लिए, घूमने के लिए, और ऐसे में ट्रेन आ जाए और उनकी मौत हो जाए, लेकिन लगातार ये सिलसिला बन जाए उमेश जी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं तो इसमें ऐसी चीजें हो रही हैं, कहीं ना कहीं इस तरह की जो मिली भगत की बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से हम इसको बात पर वो नहीं कर रहे, लेकिन अगर जब ऐसी चीजें होती हैं तो अंदेशा इसी बात को लेकर है। जी हाँ राजेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कहीं ना कहीं आशंका इस ओर भी बनी रहेगी कि माफिया की मिली भगत है, क्योंकि जिस तरह से बाघों का मारा जाना सिलसिला बना हुआ है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये एक शंका होती है कि इस तरह के कहीं माफिया इसमें जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका जुड़ने के लिए। अब बात करेंगे एक और प्रशासनिक खबर की। जल संसाधन विभाग की तर्ज पर अब नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भी अपने बांध और नहरों का संधारण और संचालन जल उपभोक्ता संस्थाओं के माध्यम से करवाएगा। इसके लिए एनवीडीए ने जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन भी कर दिया है। एनवीडीए ने 520 समितियां गठित की हैं जो उद्योगों और सिंचाई के लिए पानी का इस्तेमाल करने वाले किसानों से जल कर की वसूली करेंगी। यह पहला मौका है कि नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को भी उद्योगों और कृषकों से वसूली के वास्ते जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन करना पड़ा। दरअसल एनवीडीए को उद्योगों और किसानों से बांधों और नहरों से दिए गए पानी के एवज में करीब 200 करोड़ रुपए की राशि की वसूली करना है। प्राधिकरण अपने स्तर पर उद्योगों और किसानों से लंबे समय से यह राशि वसूल नहीं कर पा रहा था।
इसी वजह से यह जिम्मेदारी जल उपभोक्ता संस्थाओं को सौंपी गई है। एनवीडीए ने नहरों के संधारण और अनुरक्षण के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं को 19 करोड़ 78 लाख की राशि जारी की है। नरसिंहपुर जिले में 7, सतना में 85, कटनी में 13, रीवा में 12, खरगोन में 43, बड़वानी में 24 जल उपभोक्ता संस्थाएं एनवीडीए ने बनाई हैं। इसके अलावा ओंकारेश्वर के लिए खरगोन में 37, धार में 43, नर्मदा मालवा लिंक के तहत इंदौर में 18 और उज्जैन में 8 जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन हुआ है। जल उपभोक्ता संगठन का जो है वो वसूली के लिए जल संसाधन विभाग पहले से इस्तेमाल करता आ रहा है। अब एनवीडीए भी जल उपभोक्ता संस्थाओं को वसूली के काम में लगा रही है। उद्योगों और किसानों ने दबा रखी है 200 करोड़ की राशि। पानी के एवज में ये जल कर अदा करना था, लेकिन ये जल कर अदा नहीं किया गया। एनवीडीए उद्योगों और किसानों को बांध और नहर से पानी की सप्लाई लगातार करता है। एनवीडीए ने प्रदेश भर में 520 जल उपभोक्ता संस्थाएं बनाई हैं जो इस काम में लगेंगी। सर्वाधिक 60 जल उपभोक्ता संस्थाएं नरसिंहपुर जिले में गठित हुई हैं। अब एक और प्रशासनिक खबर पर चर्चा करेंगे। सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित जानकारी केंद्र सरकार के IRAD ऐप पर दर्ज कराने के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि इस मामले में तमिलनाडु देश में पहले स्थान पर है। सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार के सड़क और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल लेवल पर इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस IRAD ऐप तैयार करवाया है। सभी राज्य सरकारों को अपने राज्यों में होने वाले एक्सीडेंट से संबंधित डाटा इस ऐप में दर्ज कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल इसके पीछे केंद्र सरकार की मंशा है कि एक्सीडेंट होने वाले स्थानों को ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित कर एक्सीडेंट की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाए जाएं, जिससे भविष्य में उन स्थानों पर एक्सीडेंट ना हो सके। IRAD ऐप में डेटाबेस की एंट्री करवाने के लिए नोडल अधिकारी ADG PTRI DC सागर को नियुक्त किया गया है। परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस की मदद से इस ऐप में एक्सीडेंट और उसमें होने वाली मौतों के साथ ही एक्सीडेंट से संबंधित अन्य जानकारियों की डाटा एंट्री कर रहा है। IRAD द्वारा हाल ही में अपडेट रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सड़क हादसों के मामले में सर्वाधिक 7,638 एंट्री के साथ तमिलनाडु पहले स्थान पर है, जबकि 6,551 एंट्री के साथ मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़कों को सुरक्षित करने के लिए 3 साल का लक्ष्य रखा है। इसके तहत सर्वाधिक खामियों वाले स्थान ठीक किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 724 किलोमीटर लंबाई के 51 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। इन राष्ट्रीय राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण, पुल और नवीन मार्गों के निर्माण के वास्ते केंद्र सरकार ने हाल ही में 3,856 करोड़ की कार्य योजना को मंजूरी दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल लेवल पर IRAD ऐप बनवाया है। इस ऐप में सड़कों पर होने वाले एक्सीडेंट को रोकने इकट्ठा करके पूरा डाटाबेस डाला जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट जो होते हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी इसके अध्ययन से। मध्य प्रदेश ने IRAD पोर्टल पर 6,551 एंट्री कर दी है। तमिलनाडु ने 7,000 से ज़्यादा एंट्री की है। मध्य प्रदेश की सीमा में 724 किलोमीटर लंबे 51 नेशनल हाईवे हैं। MP के राजमार्गों पर सबसे ज़्यादा ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया गया है। MP के सभी जिलों से गुजरने वाले राजमार्गों में 463 ब्लैक स्पॉट हैं। इन स्थानों पर 2 साल के भीतर 18,000 से भी ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई हैं। इन दुर्घटनाओं में गंभीर रूप से घायल हुए करीब 3,000 लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे में सबसे ज़्यादा 212 ब्लैक स्पॉट है। स्टेट हाईवे पर 203 व अन्य सड़कों पर 50 ब्लैक स्पॉट हैं। MP में सबसे ज़्यादा ब्लैक स्पॉट जबलपुर में है और सबसे ज़्यादा मौत भी यहीं हुई है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को सुधारने के लिए केंद्र देगा 3,856 रुपये। अब बात करेंगे खास सेगमेंट चलते चलते की।
जिसमें राजनीति या ब्यूरोक्रेसी के क्षेत्र में चर्चित प्रसंग की बात की जाती है। तो आज ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा एक प्रसंग खासा चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो बातें किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में घूमती रहती हैं, वो कई बार नहीं चाहते हुए भी मुंह पर आ जाती हैं। जो बातें बाहर नहीं आना चाहिए वह भी बाहर आ जाए तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा ही। ऐसा ही कारनामा पिछले दिनों स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी हुए एक आदेश में लोगों को देखने को मिला। दरअसल स्वास्थ्य विभाग ने उच्च जोखिम समूह के वैक्सीनेशन को लेकर रविवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कंट्रोल की दुकान वाले, सिलेंडर सप्लाई करने वाले, पेट्रोल पंप वाले, घर पर काम करने वाली महिलाएं, किराना व्यापारी, सब्जी व्यापारी, गल्ला मंडी के विक्रेता, हाथ ठेले वाले, दूध वाले, वाहन चालक, साइट मजदूर, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट का स्टाफ, शिक्षक, केमिस्ट, बैंकर्स और सुरक्षा गार्ड को प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करवाने के लिए कहा गया था। मज़ेदार बात तो यह है कि मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए इस आदेश में इन सभी लोगों के साथ ही सेक्स वर्कर को भी प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण करवाने के निर्देश दिए गए थे। आश्चर्यजनक बात यह है कि प्रदेश में किसी भी सेक्स वर्कर को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है। ऐसे में आदेश में सेक्स वर्कर का उल्लेख क्यों कर दिया? जब यह आदेश सोशल मीडिया के गलियारों में घूमा और लोगों की नज़र में आया, तब चर्चा हुई, मंत्रालय में बैठे साहब के कानों तक पहुंची और आनन फानन में आदेश में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई। अब ऐसे वर्ग की तलाश होने लगी जिसका आदेश में सेक्स वर्कर की जगह उल्लेख कर दिया जाए। साहब को करीबियों ने सुझाव दिया कि सेक्स वर्कर की जगह सैलून वर्कर लिखकर नया आदेश जारी कर दिया जाए। साहब को अपने चेलों की बात समझ में आई और आनन फानन में नए आदेश में सेक्स वर्कर के स्थान पर सैलून वर्कर लिख दिया गया। अब सफाई यह दी जा रही है कि सैलून वर्कर ही लिखना था, टाइपिंग मिस्टेक से सेक्स वर्कर हो गया। सफाई अब कुछ भी दी जाए, जिनको समझना था वो तो सभी समझ गए कि यह सब हुआ कैसे और क्यों हुआ। इनसाइड राजतंत्र में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे राजनीति और ब्यूरोक्रेसी के कुछ नए फैसलों की इनसाइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।